सामान्य तौर पर अगर हम देखें तो आर्थिक वृद्धि और आर्थिक विकास में कोई अंतर नहीं होता है। परंतु यदि हम इन दोनों में अर्थशास्त्र के दृष्टिकोण से अंतर देखें तो हमें एक व्यापक अंतर देखने को मिलता है। जहाँ पे अगर हम आर्थिक वृद्धि की बात करते हैं तो ये एक स्वाभाविक क्रमिक एवं स्थिर गति वाला परिवर्तन है। इसका तात्पर्य यह है कि अगर कोई भी संस्था है या कोई भी देश की अर्थव्यवस्था है उसमें एक स्वाभाविक तौर पे कुछ ना कुछ प्रगति होगी ही होगी। वहीं दूसरी तरफ अगर हम आर्थिक विकास की बात करें तो ये एक प्रेरित एवं असंतत प्रवृत्ति का परिवर्तन हमें इसमें देखने को मिलता है। इसका तात्पर्य यह हो गया कि यदि हमें किसी देश का विकास करना है तो इसके लिए कुछ प्रेरित उपाय हमें करने पड़ेंगे। यदि भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में ही अगर इस चीज की चर्चा की जाए तो 1951 में जब भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना लागू की गई तो इसका मुख्य उद्देश्य यह था कि हम किस प्रकार से विकास को बढ़ावा दे सकते हैं। दूसरी तरफ अगर हम आर्थिक वृद्धि की बात करते हैं तो दूसरे अंतर के तौर पे हमें यहाँ पे सिर्फ उत्पादन में वृद्धि दिखाई देती है, जबकि अगर हम आर्थिक विकास की बात करें तो यहाँ पे उत्पादन वृद्धि, प्राविधिक यानी कि जो तकनीकी तौर पे और संस्थागत परिवर्तन, इन तीनों चीजों को जो हम देखते हैं तो इनसे मिला के हमारा आर्थिक विकास दिखाई पड़ता है। भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में पुनः अगर इस चीज को हम देखें तो पंचवर्षीय योजनाओं के अधीन जो हमारा आर्थिक विकास का कार्यक्रम चला उसमें मुख्यतः इसी बात पे जोर दिया गया कि उत्पादन वृद्धि कैसे हो, तकनीकी परिवर्तन किस प्रकार से लाया जा सकता है और साथ ही साथ संस्थागत परिवर्तन कैसे लाए जा सकते हैं। और इन तीनों परिवर्तनों के परिणाम स्वरूप ही देश में आर्थिक विकास की नींव रखी गई। तीसरे अंतर के तौर पे यानी कि जब हम आर्थिक वृद्धि की बात करते हैं तो हमने पहले जैसे मैंने कहा कि अगर ये ऑलरेडी आर्थिक और संस्थागत घटक परिवर्तन हो रहे हैं तो ये आर्थिक समृद्धि स्वभावतः वह घटित होगी। परंतु अगर हम आर्थिक विकास की बात करें तो इसके लिए संरचनात्मक परिवर्तनों का किया जाना आवश्यक है। उदाहरण के तौर पर अगर हम भारतीय अर्थव्यवस्था को देखें तो भारतीय अर्थव्यवस्था जिस समय प्रथम पंचवर्षीय योजना लाई गई थी मुख्यतः कृषि पर आधारित थी, परंतु धीरे धीरे औद्योगिक क्षेत्र में भी परिवर्तन लाए गए और 90 के दशक आते आते पूरी तरह से ये सेवा क्षेत्र का महत्व इसमें बढ़ता गया। और इसी के परिणाम स्वरूप अगर हम भारत के राष्ट्रीय आय की अगर हम बात करें तो सेवा क्षेत्र का योगदान इसमें बढ़ा, जो कि आर्थिक विकास से मुख्य तौर पर सहायक सिद्ध हुआ। अगर हम पुनः एक नए अंतर की बात करें यानी कि आर्थिक वृद्धि, तो यह एक नियमित घटनाओं का परिणाम है। नियमित घटनाएं कहने का यहाँ पे तात्पर्य ये होता है कि जो भी घटना यानी कि जो भी आर्थिक कारक इसमें जिम्मेवार होते हैं वो एक निरंतर तौर पर अगर चलते जा रहे हैं बिना किसी रुकावट के तो स्वभावतः आर्थिक वृद्धि दर्शाई जाएगी। परंतु यदि हम आर्थिक विकास की बात करते हैं तो आर्थिक विकास के लिए इसमें सबसे बड़ी बात ये होती है कि हम जो प्रगति करना चाहते हैं उसमें उसकी प्रबल इच्छा होनी चाहिए, विशेष निर्देशन यानी कि हम किसके निर्देश में आर्थिक विकास के लिए कार्य कर रहे हैं। तो इस संदर्भ में ये देखा गया है भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में, चूंकि विकास कार्यों को पूरा करने के लिए योजना आयोग की स्थापना की गई थी, यानी कि योजना आयोग के ऊपर यह निर्देश दिया गया था कि वो विभिन्न पंचवर्षीय योजनाओं का निर्माण करे और उसी के निर्देशन में विभिन्न पंचवर्षीय योजनाओं का संपादन एवं क्रियान्वयन किया गया। इसके साथ साथ हम देखते हैं सृजनात्मक शक्तियां यानी कि आर्थिक विकास में उन्नति की प्रबल इच्छा, विशेष निर्देशन एवं सृजनात्मक शक्तियां, ये तीनों हम इनको शामिल करते हैं। आर्थिक वृद्धि को हम विकसित देशों से जोड़ सकते हैं। इसका तात्पर्य यहाँ पर यह चीज है कि चूंकि विकसित देशों में ऑलरेडी विकास की बहुत सारी प्रक्रियाएं पूरी हो चुकी हैं, तो विकसित देशों का यह प्रयास रहता है कि जो भी विकास ऑलरेडी हो चुके हैं उसको एक बना के रखा जाए। इसलिए वो विकास कार्यक्रमों में एक निरंतर प्रगति की उम्मीद करते हैं। इसलिए वो चाहते ये हैं कि विकास की जो प्रक्रिया उसमें सिर्फ एक वृद्धि के दौर बनी रहे। दूसरी तरफ आर्थिक विकास की अगर हम बात करें तो यह मुख्यतः अल्प विकसित एवं विकासशील देशों से संबंधित है। चूंकि ऐसे देश यह मान के चलते हैं कि उन्हें विकास की दौड़ में आगे रहना है, इसलिए वो ऐसे प्रयास करते हैं जिससे कि उनका देश विकास में आगे बढ़ सके। अगर हम एक अंतिम अंतर के तौर पे बात करें तो अगर हम अर्थव्यवस्था की संतुलन की दृष्टि से बात करें तो आर्थिक वृद्धि के अंतर्गत वर्तमान समय की अवस्था में कोई परिवर्तन नहीं होता है, यानी कि अर्थव्यवस्था एक स्थायी गति से होती है। परंतु यदि हम आर्थिक विकास की बात करें तो नए शक्तियों से नए मूल्यों का निर्माण होता है। इसके साथ साथ जो प्रचलित साम्य की अवस्था होती है उसमें सुधार करने के प्रयास किए जाते हैं। तो इस प्रकार से हम ये देखते हैं कि अर्थशास्त्र के अंतर्गत जब हम आर्थिक वृद्धि और आर्थिक विकास की बात करते हैं
तो इन दोनों में हमें काफी अंतर मिलता है। निष्कर्ष के तौर पर हम ये कह सकते हैं कि आर्थिक वृद्धि जहां पे एक स्वाभाविक क्रमिक गति है, वहीं आर्थिक विकास के लिए हमें प्रेरित और निरंतर प्रवृत्ति के परिवर्तन लाने पड़ते हैं। और आर्थिक समृद्धि को सामान्यतः विकसित देशों की समस्याओं से जोड़ा जाता है। दूसरी तरफ अगर हम आर्थिक विकास की बात करें तो यह मुख्यतः अल्प विकसित एवं विकासशील देशों की समस्याओं से जुड़ा हुआ है।